Hello and welcome to you all. So today we're going to begin with another interesting topic of ancient history, which is Buddhism. So without further ado, let's start the video. So first of all, I'll brief you out about Buddhism. हम यहाँ बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं तो बुद्धिज़्म एक रिलीजन है जो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है, पीस में बिलीव करता है, ठीक है। और इसका ओरिजिन इंडिया में हुआ है, ठीक है। बुद्धिज़्म का ओरिजिन इंडिया में हुआ। इंडिया विटनेस द ग्रोथ ऑफ टू ग्रेट रिलीजन, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। दोनों, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों का ओरिजिन इंडिया में हुआ। देन जिस तरह बुद्धिज़्म बिलीव करता है पीस में और अहिंसा में, उसी तरह इसका एक दूसरा बिलीफ है जो कि है ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन मटेरियल प्रोस्पैरिटी बट इन नॉन वायलेंस, चैरिटी एंड गुड सोशल कंडक्ट। यानी कि जो ट्रू हैप्पीनेस है वो मटेरियल प्रोस्पैरिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पे मटेरियल प्रोस्पैरिटी से मतलब है पैसा, गाड़ी, बंगला, इन सब चीज़ों में रियल हैप्पीनेस एग्जिस्ट नहीं करती है। आपकी जो रियल हैप्पीनेस है वो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, चैरिटी, दान दक्षिणा और गुड सोशल कंडक्ट, इन सब चीज़ों में रियल हैप्पीनेस एग्जिस्ट करती है, मटेरियल प्रोस्पैरिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। देन बुद्धिज़्म ट्रेडिशन डिड नॉट डेवलप इन आइसोलेशन, इंगेज इन डिबेट्स एंड डायलॉग्स विद अदर्स। जब बुद्धिज़्म धीरे धीरे बढ़ रहा था वो एकदम से बढ़ के वर्ल्ड रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हुआ। बुद्धिज़्म में काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स और डिस्कशन हुए जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके एक वर्ल्ड रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है बुद्धिज़्म के बारे में। आगे हम इसके ओरिजिन कि किस तरह इसका ओरिजिन हुआ इंडिया में उसके बारे में पढ़ेंगे। देन किसने इसको स्टार्ट करा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अब जब हम यहाँ बात करेंगे ओरिजिन की तो मैं उसको आपको पहले एक स्टोरी फॉर्म में बता दूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ चीज़ों को। बुद्धिज़्म आने से पहले इंडिया में हिंदुज़्म को फॉलो करा जाता था, ठीक है। और उस टाइम हिंदुज़्म के अंदर 4 वर्ण हुआ करते थे। पहला था ब्राह्मण, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड शूद्रास, ठीक है। ये 4 वर्णास थे उस टाइम हिंदुज़्म में। जब इन वर्णाश्रम सिस्टम के शुरू के 3 क्लासेस यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों में आपस में क्लैश होने शुरू हुए। ये एक रीज़न बना बुद्धिज़्म के ओरिजिन का इंडिया में। किस तरह? जैसे वेदों में ब्राह्मण्स को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट दिखाया गया है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन है इनका वेदों में, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्राह्मण्स थे वो कोई भी टैक्स राजों को पे नहीं करते थे और क्या कहते हैं, कोई भी किसी भी तरह की पनिशमेंट ब्राह्मण्स को नहीं दी जाती थी उस टाइम पे। इन सब चीज़ों की वजह से क्षत्रियास ने रिएक्ट करा अगेंस्ट द रिचुअल डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स, और वो टैक्स नहीं देते थे, उन्हें किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। इन सब चीज़ों के अगेंस्ट क्षत्रियास जो क्लास थी उन्होंने रिएक्ट करा, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या हुआ, क्लैश हुआ। देन ब्राह्मण्स उस टाइम पे प्रीस्ट हुआ करते थे मंदिरों में, और उस टाइम पे हिंदुज़्म के अंदर सेक्रीफाइस यानी कि जानवरों की बलि दी जाती थी, ठीक है। और जो अगर हम वैश्या क्लास की बात करें, ये लोग बेसिकली एग्रीकल्चर में इंगेज हुआ करते थे और एग्रीकल्चर में एनिमल्स का यूज़ होता है, ठीक है। जब ब्राह्मण्स सेक्रीफाइस यानी कि किसी भी जानवर की बलि देते थे, ये एक रीज़न बना ब्राह्मण्स और वैश्यास के बीच में क्लैश का, ठीक है। जो शुरू के 3 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जब इन तीनों के बीच में आपस में क्लैश होना शुरू हो गया, ये एक रीज़न बन गया कि बुद्धिज़्म का ओरिजिन हुआ इंडिया में। शूद्रास को वो लोग इतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस देते नहीं थे, तो जो क्लैश हुआ जो अपर 3 वर्न्स थे उन्हीं के बीच में हुआ। एक दूसरा रीज़न ये है कि जो वेदों के अंदर ओरिजिनली लिखा गया था उसने अपनी जो ओरिजिनल जो चीज़ें लिखी गई थी वो काफ़ी ज़्यादा फेड हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिचुअल्स आ गए जो कि काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन थे। जैसे कि अगर हम सती प्रथा की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन था, क्योंकि उसमें किसी भी एक वुमेन को ज़िंदा जला दिया जाता था अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इनह्यूमन एक्टिविटी है। वेदों के अंदर जो कुछ भी लिखा था वो काफ़ी ज़्यादा फेड होना शुरू हो गया। ये एक सेकेंड रीज़न बना बुद्धिज़्म के ओरिजिन का इंडिया में। तो मैंने यहाँ पे एक स्टोरी की तरह आपको बता दिया है आगे, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। यहाँ से स्टार्ट है ओरिजिन। क्लैश इमर्ज बिटवीन अपर 2 वर्णास, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ब्राह्मण्स और क्षत्रियस के बीच में क्लैश होना स्टार्ट हो गया।
दो क्षत्रियास थे उन्होंने रिएक्ट करा अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स एंड देयर वेरियस प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय देम। वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज इंजॉय करते थे, जैसे कि गिफ्ट्स मिल गए उनके, यानी कि दान दक्षिणा मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा आती थी, वो सब ब्राह्मण को जाती थी, ठीक है। देन उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, और किसी भी तरह की पनिशमेंट उस टाइम पे ब्राह्मण्स को नहीं दी जाती थी, क्योंकि वो एक पाप माना जाता। अगर आप ब्राह्मण को मारोगे तो वो एक पाप माना जाता था, तो इसलिए उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जो क्षत्रिय क्लास थी उन्होंने रिएक्ट करा, जिसकी वजह से क्लैश हुआ बिटवीन ब्राह्मण्स और क्षत्रिय के, ठीक है। देन वेदास लॉस्ट देयर ओरिजिनल प्योरिटी, देन वैदिक रिलीजन बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हैड डीजनरेटेड इनटू डॉगमा एंड रिचुअल्स। वेदों के अंदर जो कुछ भी लिखा था, यानी कि जो कुछ भी लिखा हुआ था वो फेड होना शुरू हुआ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिचुअल्स स्टार्ट कर दिए। जैसे मैंने आपको बताया सती, उसमें एक जिंदा जला दिया जाता था किसी भी लड़की को, सो वो सब काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन था। देन जो कुछ भी वेदों के अंदर लिखा हुआ था काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, वो हर एक इंसान उसको नहीं पढ़ सकता था, और जो भी मेंशन था अबाउट कल्चर, इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था हर किसी के लिए उसको फॉलो करना। तो ये सब कारण बना बुद्धिज़्म के ओरिजिन का इंडिया में, क्योंकि बुद्धिज़्म एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल रिलीजन है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा कास्ट वगैरह नहीं है जिस तरह हिंदुज़्म के अंदर हुआ करती थी। देन वैश्याज वांटेड टू इंक्रीज देयर सोशल स्टेटस बाय एक्सेप्टिंग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। जो वैश्या क्लास थी, जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मण्स थे वो सेक्रीफाइस करते थे एनिमल्स का, तो एक कारण बन गया क्लैश बिटवीन ब्राह्मण्स एंड वैश्यास। तो वैश्यास ने अपना एक सोशल स्टेटस भी बढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। सो ये भी एक अनदर रीज़न है ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। देन सिंप्लिसिटी एंड पीस वर देयर। जो सिंप्लिसिटी और पीस ये कोर प्रिंसिपल थे बुद्धिज़्म के, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग बुद्धिज़्म की तरफ उस टाइम पे अट्रैक्ट होने शुरू हो गए। बेसिकली बुद्धिज़्म की तरफ वो लोग गए जैसे कि लोअर कास्ट थी, ठीक है, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती थी, तो उन्होंने सोचा कि जब हमें यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, हमारे साथ इतना इनह्यूमन बिहेव करा जाता है, क्यों ना हम एक अनदर रिलीजन को अडॉप्ट करें जो कि काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है और हमें वहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही है। तो जो लोअर क्लास थी बेसिकली उन्होंने जाके बुद्धिज़्म को अपनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गया इंडिया में। और बाद में वैश्याज अपना जो क्या कहते हैं, जो थर्ड क्लास थी वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहती थी, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म और ज़्यादा डेवलप होने लग गया इंडिया में, ठीक है। तो ये वहाँ के ओरिजिन का हुआ, तो ये कारण थे जिसकी वजह से बुद्धिज़्म का ओरिजिन हुआ इंडिया में। सो अब है आपका द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट, यानी कि किस तरह गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने और उनको एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सो गौतम बुद्ध बनने से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। हिज नेम वॉज सिद्धार्थ एंड बोर्न एट लुम्बिनी, और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। उनके जो फादर थे वो चीफ थे शाक्या क्लैन के, और उनकी जो मदर थी वो कोशला डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, ठीक है। सिद्धार्थ उनका नाम था, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और उनके जो पिता थे वो चीफ थे शाक्या क्लैन की डायनेस्टी के, और उनकी जो मदर थी वो कोशला डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। जब उनका जन्म हुआ उसके 7 दिन बाद उनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी। इसी वजह से उनकी जो स्टेप मदर थी, सिद्धार्थ की जो स्टेप मदर थी गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण करा। फिर कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण एक बार उनके पिता के दरबार में आए। उन्होंने सिद्धार्थ को देखा और सिद्धार्थ की बॉडी पे 32 साइन ऑफ महापुरुष के नोटिस करे। एक जो महापुरुष होता है उसके जो 32 साइन होते हैं उन्होंने नोटिस करे ऑन द बॉडी ऑफ सिद्धार्थ, उनकी बॉडी पे नोटिस करे। और फिर बाद में एक प्रेडिक्शन करी कि या तो वो बड़े होके वर्ल्ड कॉन्करर बनेंगे या एक सन्यासी बनेंगे, या तो विश्व विजेता बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। जब ये बात उनके पिता यानी सिद्धार्थ के पिता को पता चली, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम सिद्धार्थ की अपब्रिंगिंग महल के अंदर ही कराएंगे और उनको आइसोलेटेड रखेंगे फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, यानी कि दुख दर्द इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखेंगे। एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक हैप्पी इन्वायरमेंट सिद्धार्थ के चारों तरफ हम क्रिएट करके रखेंगे, ताकि उनको दुख दर्द ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनका ना पता चले, और ताकि भविष्य में वो सन्यासी ना बने। सो इन सब चीज़ों को कि वो सन्यासी ना बने, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उनके पिता ने महल के अंदर ही उनको सारी सुख सुविधाएँ टाइम पे अवेलेबल कराई।
उनकी शादी एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई। उनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल, ठीक है। देन एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से कहा कि मैं महल के बाहर जाना चाहता हूँ और अपने राज्य को देखना चाहता हूँ कि वो कैसा है। तो वो अपने सारथी के साथ रथ पे बैठे और अपने महल से बाहर निकल गए। देन जब वो अपने महल से बाहर निकले और अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, उन्हें रास्ते में 3 चीज़ें दिखाई दी जिन्होंने उनका माइंडसेट यानी कि चेंज कर दिया। पहला था कि उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, देन एक बीमार व्यक्ति को देखा, बाद में एक कॉर्प्स को देखा, ठीक है। जब उन्होंने तीनों चीज़ें देख ली वहाँ पे जब वो भ्रमण के लिए जा रहे थे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें उन्होंने पहली बार देखी, क्योंकि वो महल के अंदर ही उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी और उनके चारों तरफ एक हेल्दी, एक हैप्पी इन्वायरमेंट हमेशा रहता था। तो उन्होंने ये चीज़ें पहली बार देखी तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए। वो वहाँ से वापस लौट आए और उनको वहाँ उस मूवमेंट में वहाँ से आने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि डिके और डिस्ट्रक्शन ह्यूमन बॉडी का एक इन्वेंटेबल पार्ट है, यानी कि डिके और डिस्ट्रक्शन को हम ह्यूमन बॉडी से अलग नहीं कर सकते हैं। एक टाइम होगा कि ओल्ड एज आपकी ओल्ड एज आ जाएगी, है ना, और एक टाइम होगा कि आपकी डेथ हो जाएगी। तो आप इन दोनों चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं, ये आनी ही है। तो ये दोनों चीज़ें डिके और डिस्ट्रक्शन आपकी ह्यूमन बॉडी का एक इन्वेंटेबल पार्ट है। जब गौतम बुद्ध को ये सब चीज़ें रियलाइज़ हुई, उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो फॉलो करेंगे द पाथ ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं मेडिटेशन के पाथ को फॉलो करूँगा। सो सून ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज ओन ट्रूथ। फिर जब उन्होंने सोचा कि अब मैं मेडिटेशन के पाथ को फॉलो करूँगा, और उन्होंने उस टाइम अपने महल का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में बाहर निकल गए। देन ही एक्सप्लोर सेवरल पाथ इंक्लूडिंग बॉडी मॉडिफिकेशन विच लेड हिम टू सिचुएशन ऑफ डेथ। उन्होंने जिसकी खोज में वो निकले थे उस सब चीज़ों को पाने के लिए कुछ बॉडली मॉडिफिकेशन करा, जिसकी वजह से कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती थी, लगभग उनकी डेथ हो सकती थी। फिर काफ़ी टाइम बाद जब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करा, तपस्या करी, उनको फाइनली एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई एट बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देन वो एक पीपल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे और एट द बैंक ऑफ रिवर निर्जना, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड देन ही केम टू बी नोन एज गौतम बुद्धा। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए, ठीक है। और उनको एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई अंडर द पीपल ट्री और एट द बैंक ऑफ रिवर निर्जना एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा। जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के सिद्धार्थ से वो गौतम बुद्ध बने, वो फेमस है बोधि ट्री के नाम से, ठीक है। देन रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट अबाउट अहिष्मा एंड पाथ ऑफ राइटियस लिविंग। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उनकी जो बाकी की बची हुई लाइफ थी उसमें उन्होंने अहिष्मा के बारे में बताया, यानी कि राइटियस लिविंग, यानी कि हमें क्या सही करना चाहिए, क्या सही काम करने चाहिए, उसके बारे में लोगों को बताया। देन ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट सनार्थ। उन्होंने अपना जो पहला सरमन था वो सनार्थ में दिया और उस इवेंट को नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। जब उन्होंने अपना पहला सरमन दिया सनार्थ में, उस इवेंट का नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तना। इसका मीनिंग इंग्लिश में टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा, ठीक है। अटेन द निबाना इन कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई, यहाँ पे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, ठीक है। सो ये सब था कि किस तरह सिद्धार्थ से वो गौतम बुद्ध बने और किस तरह से उनको एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये हमने यहाँ कवर कर लिया। देन ये मैप है, मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट साइट बता दूँ, बुद्धा साइट बता दूँ। सबसे पहला है लुम्बिनी में यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे वो यहाँ पे। कुशीनगर में यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, यानी कि उनको यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में यहाँ पे उनको एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देन ये आपका सनार्थ, यहाँ पे उन्होंने पहला सरमन दिया था जिसका उस इवेंट का नाम दिया गया हमने धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट साइट है। लुम्बिनी जहाँ पे उनका जन्म हुआ, कुशीनगर जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई, बोध गया जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिला, एंड देन सनार्थ जहाँ पे उन्होंने पहला अपना सरमन दिया और उस इवेंट का नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। सो ये 5 ग्रेट इवेंट हैं बुद्धा की लाइफ के, ठीक है। सो उसको हमने सिंबल से डिनोट करा है। उनके 5 ग्रेट इवेंट जो भी उनकी लाइफ में हुए उनको हमने सिंबल से डिनोट करा है। जैसे कि जब उनका गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ तो उसका सिंबल हमने लोटस रखा,
लोटस डिनोट करता है गौतम बुद्ध के बर्थ को। देन ग्रेट डिपार्चर, इसका मतलब है यानी कि जब उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में बाहर निकल गए, उसको हमने ग्रेट डिपार्चर कहा और उसका सिंबल ये हॉर्स है। देन जब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करी तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको हम बोधि ट्री कहते हैं। तो उसका सिंबल ये बोधि ट्री है जब उनको एनलाइटमेंट मिला। देन उन्होंने जब अपना पहला सरमन शरणार्थ में दिया तो उस इवेंट का नाम हमने धर्म चक्र परिवर्तना दिया, ठीक है, और उसका सिंबल ये व्हील है यानी कि टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। देन जब उनको कुशीनगर में यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसका सिंबल खुद गौतम बुद्ध हैं इन द एक लेटे हुए पोस्चर में, ठीक है, ये गौतम बुद्ध हैं। सो ये 5 ग्रेट इवेंट है बुद्धा की लाइफ के जिसको हमने सिंबल्स के थ्रू डिनोट करा हुआ है। पहला है लोटस यानी उनके बर्थ को इंडिकेट करता है। दूसरा ग्रेट डिपार्चर जिन्होंने अपना घर छोड़ त्याग दिया था, उसका है ये हॉर्स। देन एनलाइटमेंट का वो बोधि ट्री है। देन ये व्हील टर्निंग व्हील ऑफ धर्मा, ये उनके फर्स्ट सर्मन का है। देन महापरिनिर्वाणा यानी कि जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई कुशीनगर में, उसका सिंबल ये गौतम बुद्ध एक लेटे हुए पोस्चर में। सो ये 5 ग्रेट इवेंट हैं बुद्धा की लाइफ के। देन अब आती हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। हमने टीचिंग्स यानी जो कुछ भी बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स में कहा वो सब हमने रिकंस्ट्रक्ट करा है फ्रॉम द स्टोरीज़। और वो जो स्टोरीज़ बेसिकली मेंशन है वो है सुत्त पतिका, इसमें मेंशन है ये स्टोरीज़। तो यहाँ से हमने रिकंस्ट्रक्ट करी हैं कि ये टीचिंग्स हैं गौतम बुद्ध की। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध की जो टीचिंग है उसमें सबसे पहला आता है कि द वर्ल्ड इज़ ट्रांसेंड एंड कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग, यानी कि ये जो वर्ल्ड है ट्रांसेंड है और कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यानी कि कुछ भी स्थायी नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि कुछ भी जो चीज़ जैसी है वो वैसी की वैसी रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, एक टाइम के बाद वो चेंज हो जाएगी। देन इट इज़ ऑल्सो सोललेस एंड नथिंग इज़ परमानेंट, ये जो वर्ल्ड है सोललेस है और इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, यानी कि ट्री हमेशा हमेशा हरा नहीं रहेगा, यानी कि एक टाइम के बाद वो शायद उसके पत्ते झड़ जाएंगे, ठीक है, एक टाइम क्या पता वो गिर जाएगा, तो वो परमानेंट नहीं है, वहाँ पे वो चेंज हो रहा है, ठीक है। देन सोरो दुख ट्रांसिट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि इस वर्ल्ड में इंसान के जो दुख हैं वो स्वाभाविक हैं, सुख दुख स्वाभाविक है और खासकर दुख क्या है, स्वाभाविक है। हमेशा आप खुश नहीं रहोगे, कभी आपके लाइफ में दुख भी आएगा, ये तो स्वाभाविक है, ये बुद्धा की टीचिंग है। देन बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन ह्यूमन बीइंग कैन रेज अबव द वर्ल्डली ट्रबल्स, यानी कि जब आप किसी को क्षमा कर दोगे, किसी चीज़ के लिए धैर्य रखोगे, तो जो कुछ भी आपके साथ परेशानियां घट रही हैं शायद आप उन चीज़ों से ऊपर उठ पाओगे। देन रिगार्ड सोशल वर्ल्ड एज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रेदर देन डिवाइन ओरिजिन, गौतम बुद्ध मानते थे कि यानी कि जो समाज है, जो ये समाज है हमारे चारों तरफ, ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है, डिवाइन ओरिजिन नहीं है, ये सब इंसानों ने बनाया हुआ है, ये ह्यूमन ओरिजिन है रेदर देन डिवाइन ओरिजिन। सोशल वर्ल्ड को उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन ओरिजिन है, भगवान ने नहीं बनाया है। Through the righteous action, human can escape from the cycle of birth and rebirth and can attain self-realization. गौतम बुद्ध ने कहा कि राइटियस एक्शन यानी कि सही कर्म जब हम करेंगे तो हम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, जिस तरह हिंदुज़म में माना जाता है कि पुनर्जन्म होगा, आप जब इस जन्म में, जैसे हम अगर इंसान है तो अगले जन्म में शायद कुछ और बनेंगे, तो एक साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ चलती रहती है। सो इसमें गौतम बुद्ध ने बताया कि वो भी बिलीव करते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, लेकिन उन्होंने कहा कि इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, जब हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करने के बाद शायद हम जो साइकिल है बर्थ एंड रीबर्थ, इससे हम मुक्ति पा सकते हैं एंड कैन अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। देन मैं इसके थ्रू थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो। पहला उनकी जो टीचिंग थी, पहली थिंग नथिंग परमानेंट, यानी कि वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। कंटिन्यूसली चेंज, यानी कि कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। देन पाथ ऑफ मॉडरेशन, यानी कि जब हम किसी को क्षमा कर देंगे, धैर्य रखेंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो हम वर्ल्डली ट्रबल से बाहर निकल सकते हैं। देन साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ की बात करी कि वो लोग जो गौतम बुद्ध थे वो बिलीव करते हैं कि साइकिल यानी पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं, लेकिन इस साइकिल से हम निकल सकते हैं बर्थ एंड रीबर्थ से अगर हम यानी कि अच्छे कर्म करें, तो अच्छे कर्म करने की वजह से हम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इन सब से निकल सकते हैं और सेल्वेशन का पाथ
हमें मिल सकता है। देन सोशल वर्ल्ड इज़ अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो समाज है ये हम लोगों ने बनाया है, डिवाइन ओरिजिन नहीं है। तो ये कुछ टीचिंग्स हैं गौतम बुद्धा की। नाउ विल टॉक अबाउट फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने फाउंड कराई थी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम संघ कहते हैं। ही फाउंडेड अ संघ, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है मोंक्स की, जो कि टीचर्स बनते हैं धर्म के। यानी कि मोंक्स वो लोग हुआ करते थे जिनकी कोई फैमिली, यानी अपने घर बार को छोड़ के वो लोग एक अलग आइसोलेशन में रहते थे, यानी कि मेडिटेशन वगैरह करते थे और बाद में जो ये बुद्ध धर्म था इसका प्रचार प्रसार करते थे। तो उन्होंने गौतम बुद्ध ने एक संघ की ऑर्गेनाइजेशन करी जिसमें सभी मोंक्स रहा करते थे, ठीक है। और ये टीचर्स से धर्म, यानी कि जो भी बुद्धिज़्म की टीचिंग्स हैं, गौतम बुद्ध ने जो भी टीचिंग दी उन सब का प्रचार प्रसार ये लोग करा करते थे। देन मोंक्स लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, यूज एसेंशियल कॉमोडिटीज़ फॉर सर्वाइवल लाइक बाउल टू रिसीव फूड। ये लोग भिक्षा, यानी कि इनको भिक्षु कहते थे, यानी भिक्षा मांग के अपने जो भोजन की व्यवस्था ये लोग करा करते थे। तो इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं हुआ करता था, एक सिंपल एक कपड़े में रहते थे। देन एसेंशियल कॉमोडिटी, एक बाउल ही रखा करते ताकि कभी अगर भिक्षा मांगने गए तो वो काम आ सके भिक्षा लेने के। सो देन लिव्ड इन अलम्स एंड नोन एज भिक्षुज। ये लोग अलम्स में रहते थे और इनको हम भिक्षु कहते थे, ठीक है। पहले सिर्फ मेल को ही अलाउड था कि वो भिक्षु बन सके, फीमेल्स वर नॉट अलाउड। लेकिन बाद में वुमेन्स को भी संघ में ऐड कर लिया गया और उनको भिक्षुनी कहा गया। देन द बुद्धास फोस्टर मदर, यानी कि जो उनकी स्टेप मदर थी गौतमी, जिन्होंने उनका पालन पोषण करा, वो पहली भिक्षुनी बनी, ठीक है। गौतमी संघ की पहली भिक्षुनी बनी। विदिन संघ ऑल वर रिगार्ड एज इक्वल हैविंग शेयर्ड देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटी, यानी कि संघ के अंदर जब भिक्षु और भिक्षुनी एक साथ रहेंगे तो उनको हम इक्वल ट्रीट करेंगे, सभी को इक्वल ट्रीट करेंगे और किसी की भी कोई भी जो पहली सोशल आइडेंटिटी है वो कोई मायने नहीं रखेगी। यानी कि अगर कोई, जैसे गौतमी थी वो पहली भिक्षुनी बनी, वो राजमाता थी, यानी कि जिस किंगडम से सिद्धार्थ आए थे, गौतम बुद्ध आए थे, वहाँ की राजमाता थी। जब वो भिक्षुनी बन गई तो उनकी पहली जो सोशल आइडेंटिटी थी वो कोई मायने नहीं रखती थी, सभी को वहाँ इक्वल ट्रीट करा जाता था। सो ये फॉलोवर्स थे बुद्धा के। देन 8 फोल्ड पाथ्स ऑफ बुद्धिज़्म, ये बुद्धिज़्म के 8 फोल्ड पाथ है, यानी कि जो गौतम बुद्ध जिन 8 राइटियस पाथ की जो अहिष्मा जो टॉट करते थे अपनी रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, सो ये यहाँ पे हैं, इनको 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज़्म कहते हैं। पहला है राइट व्यू, नो द ट्रूथ, यानी कि हमें सत्य का पता होना चाहिए, राइट व्यू। सेकेंड है राइट इंटेंशन, फ्री योर माइंड ऑफ इविल, यानी कि हमारी इंटेंशन, अगर हम किसी काम को कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमारी इंटेंशन वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बुरी इंटेंशन से हमें किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। देन राइट स्पीच, से नथिंग दैट हर्ट्स अदर, बोलते टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी बात सामने वाले को कह रहे हैं वो सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट ना करें, ठीक है। देन आता है आपका राइट एक्शन, वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर्स, यानी कि हमें वो काम करना चाहिए जो दूसरों के लिए अच्छा हो, किसी के लिए बुरा काम नहीं करना चाहिए। देन राइट लाइवलीहुड, यानी कि रिस्पेक्ट लाइफ, यानी कि हर जो लाइफ है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन राइट एफर्ट, यानी कि इस तरह के एफर्ट करने चाहिए जो कि बुरे कामों से बचाएं। देन राइट कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन, यानी कंसंट्रेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए ताकि जिससे हमारी कंसंट्रेशन और बढ़े। राइट माइंडफुलनेस, यानी कंट्रोल योर थॉट्स, यानी कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी थॉट्स आ रही हैं हमारे पास इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि हम अपने उन थॉट्स को कंट्रोल कर सकें। सो ये नोबल 8 फोल्ड्स हैं जो कि गौतम बुद्ध ने बताए थे, ठीक है। देन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, कि बुद्धिज़्म का स्प्रेड धीरे धीरे इंडिया में किस तरह हुआ। बुद्धिज़्म लेफ्ट अबाइडिंग मार्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो बुद्धिज़्म था उसने एक अबाइडिंग मार्क छोड़ दिया ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बिकम पॉपुलर इन मगध एंड अदर्स पार्ट ऑफ कंट्री, धीरे धीरे सबसे पहले वो मगध में पॉपुलर हुआ, देन वहाँ से स्प्रेड होके धीरे धीरे कंट्री के अदर पार्ट में गया, फिर धीरे धीरे करके एक वर्ल्ड रिलीजन में वो कन्वर्ट हो गया। देन एम्परर अशोका फर्दर स्प्रेड इट्स विंग टू द सेंट्रल एशिया, देन वेस्ट एशिया एंड श्रीलंका एंड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू द वर्ल्ड रिलीजन, यानी कि सम्राट अशोक, जैसे हम जानते हैं कि सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, उसके बाद उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ
कि वॉर में कुछ नहीं रखा है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया धीरे धीरे, क्योंकि वो मगध के राजा थे। तो जो बौद्ध धर्म था वो यहीं से स्टार्ट हुआ बेसिकली, देन वो धीरे धीरे करके स्प्रेड हो गया। और अशोका ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इसके स्प्रेड का, धीरे धीरे इसको पूरे इंडिया में स्प्रेड कराया। देन ये सेंट्रल एशिया, देन वेस्ट एशिया, देन श्रीलंका, यहाँ पर गया और एक वर्ल्ड रिलीजन में कन्वर्ट हो गया। सो ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है बुद्धिज़्म का। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रीज़न थे ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज़्म, कि किन वजह से बुद्धिज़्म इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया इंडिया में, उसके रीजंस। तो सबसे पहला आता है आपका, इट वाज फार मोर लिबरल एंड डेमोक्रेटिक, यानी कि जो बुद्धिज़्म था काफ़ी ज़्यादा लिबरल और डेमोक्रेटिक रिलीजन ये था, इन द सेंस कि इसमें कुछ ज़्यादा पाबंदियाँ या रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा लिबरल रिलीजन ये था। और इसी वजह से ज़्यादा लोगों ने इसको अडॉप्ट करा और धीरे धीरे ये पॉपुलर होता चला गया इंडिया में। देन इट अटैक द वर्ना सिस्टम, गेन सपोर्ट ऑफ लोअर क्लास। जैसे कि हमने ओरिजिन में पढ़ा कि जब शुरू के 3 वर्नाज में आपस में क्लैश होना शुरू हो गया, तो एक रीज़न बन गया कि बुद्धिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप और उसने पॉपुलैरिटी गेन करी इन इंडिया। और जो क्लैशेस हुए थे वो अपर 3 वंश में हुए थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों में आपस में क्लैश हुए। शूद्रास का कोई क्लैश नहीं हुआ। तो जब उनको लगा कि हमें इस धर्म में जब इतना इल ट्रीट, इनह्यूमन ट्रीट करा जाता है, क्यों ना हम एक ऐसा रिलीजन को अडॉप्ट करें जिसमें हमें इक्वल ट्रीट करा जाए। तो जो लोअर क्लास थी बेसिकली शूद्रास, इन्होंने अडॉप्ट करा बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा। और वैश्याज अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वैश्याज ने भी ज़्यादा बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करा। Then it was open to peoples of all classes, even women were also admitted to the संघास। जो बुद्धिज़्म था ये ओपन था हर एक क्लास के लिए, यानी कि इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि पर्टिकुलर एक क्लास के लोग ही बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर सकते थे, ऐसा नहीं था। वहाँ पे अलाउ था कि डिफरेंट क्लास के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। और वुमेंस को भी यहाँ पे इक्वल स्टेटस दिया जाता था, जैसे कि भिक्षुनी। पहले वहाँ पे खाली भिक्षु हुआ करते थे, लेकिन बाद में भिक्षुनी यानी वुमेंस को भी एडमिट करा गया संघास में, उनको भिक्षुनी बना दिया गया और सभी को उसी के अंदर इक्वल ट्रीटमेंट मिलने लगा। जब इतनी ज़्यादा इक्वलिटी इस रिलीजन में थी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। देन बुद्धिज़्म फ्रीड देम फ्रॉम लोअर क्लास एंड मार्क्स ऑफ इन्फीरियरिटी, यानी कि जब बुद्धिज़्म एक इस तरह का रिलीजन बना जो काफ़ी ज़्यादा इक्वल था, किसी के साथ इल ट्रीट नहीं करता था, सभी को इक्वल मानता था अपने धर्म के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्लास डिवीजन नहीं था। तो उसने जो मार्क्स थे, जैसे लोग शूद्रा क्लास के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसको अडॉप्ट करा। जब उन्होंने इसमें अडॉप्ट करा, उन्होंने अपने आप को पाया कि हमको काफ़ी ज़्यादा इक्वल ट्रीट करा जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई क्लास ही नहीं थी। तो जो मार्क्स थे उनके ऊपर इन्फीरियरिटी की है कि आप एक लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो सब उनको फेड कर दिया इस रिलीजन ने। सो ये भी एक अनदर रीज़न था ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। देन बुद्धिज़्म the Buddha personality and his rationality of doctrine helped immensely in the popularity of Buddhism, यानी कि जो गौतम बुद्ध की पर्सनैलिटी थी और उनकी जो रैशनैलिटी, यानी उन्होंने जिस तरह की टीचिंग्स दी, जिस तरह का ज्ञान दिया, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और बुद्धिज़्म को धीरे धीरे उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। देन बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर इन पाली लैंग्वेज एंड वर एसेसिबल फॉर ऑल। अब जैसे कि हमें पता है कि जो वेदास जो लिखे गए थे वो संस्कृत भाषा में थे और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे एक कॉमन इंसान के लिए समझ पाना कि उनके अंदर क्या लिखा था। तो वो लोग सहारा लेते थे ब्राह्मण्स का उनको समझने के लिए। तो इसी वजह से वहाँ पर डोमिनेशन थी ब्राह्मण्स की, और इसी वजह से जो वेद थे हर किसी के पास एक्सेसिबल, यानी हर कोई उनको नहीं पढ़ सकता था। लेकिन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, ठीक है, और ये एसेसिबल थे, यानी काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज थी और हर कोई यानी कि एक नॉर्मल इंसान इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ सकता था। तो इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। सो ये कुछ रीज़न्स हैं, यानी कि लिबरल था, डेमोक्रेटिक था, वर्ना सिस्टम नहीं था, इसके अंदर कोई भी क्लास डिवीजन नहीं था, किसी को भी इन्फीरियर या सुपीरियर ट्रीट नहीं करता था, यानी इक्वल ट्रीट करता था। और बाद में बुद्ध की पर्सनैलिटी और बाद में इसका यानी कि जो टेक्स्ट थे काफ़ी सिंपल भाषा यानी पाली भाषा में लिखे हुए थे, जिसकी वजह से एसेसिबल टू ऑल, यानी हर कोई इनको पढ़ सकता था। तो ये सब रीज़न बने ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। सो हमारा बुद्धिज़्म अभी यहाँ ख़त्म हो जाता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।